हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी बाय सुपर ग्रांट्स। दिस इज निशिला हेरवार एंड आप सब लोग जानते हैं कि अपनी लीगल स्टडीज की जो है सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। और अपन ने अभी तक जो है 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें इंडियन जुडिशरी के बारे में अपन ने बात की। अपन ने कोर्ट समझे कि क्या हायरार्की होती है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है अपने इंडिया में कोर्ट्स का, एंड उनके रोल्स क्या होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, वहाँ के जजेस का रिमूवल कैसा होगा, उनका रिटायरमेंट का क्या पीरियड होता है। ये सारी चीजें जो है अपन ने देखी थी। आज जो है अपन देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और कोर्ट्स के पास एक किस तरह की पावर है फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो सबसे पहले जानने के लिए अपन देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, रिव्यू। रिव्यू यानी क्या होता है कि किसी चीज को एग्जामिन करना। ठीक है, आपके पहले से ही कुछ लॉज बने हुए हैं या पहले से ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो रहे हैं या एक्शंस लिए जा रहे हैं बाय एग्जीक्यूटिव, तो वो किस तरह का जो है अच्छे से एम्बिट में किया जा रहा है कि नहीं, उनके जो पावर्स है उनके अंदर ही किया जा रहा है कि नहीं, कोई अपना पावर एक्सीड तो नहीं करा, कोई ऐसे लॉज तो नहीं बना रहा जो इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके कॉन्ट्ररी जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं उसका चेक्स एंड बैलेंस कौन रखता है? अपने कोर्ट्स रखते हैं। किस पावर को यूज करते हुए रखते हैं? वो जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई कोर्ट जो है एग्जामिन या रिव्यू का पावर रखती है, किस चीज के लिए? एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए, तो वो क्या होता है? उसको जुडिशियल रिव्यू कहला जाता है। जैसे आपको पता है कि अपना जो है हॉरिजॉन्टली जो है पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की है बिटवीन 3 ब्रांचेस। अगर आपको याद होगा तो एक तो जुडिशरी है, राइट, एक है एग्जीक्यूटिव एंड एक है लेजिस्लेटिव। ये याद है आप लोगों को कि तीन जो है ब्रांचेस में हॉरिजॉन्टली यानी एक ही लेवल पे जो है सबको अलग अलग पावर्स दी है। यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं आ रही है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली जो है 3 ब्रांचेस में अपना जो है गवर्नमेंट को डिवाइड किया है। ये जो है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। अब इसको जो है, इसमें किसके पास? जुडिशरी, ये जो कोर्ट्स है ना, कोर्ट्स किस में आते हैं? जुडिशरी में आते हैं। तो उन्होंने बोला कि जुडिशरी है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस है और रोल्स है, कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके अंदर, तो उस चीज का रिव्यू कर सकते हैं। क्यों? ताकि एक चेक्स एंड बैलेंसेस रखे कि जो चीजें चल रही है वो प्रॉपर एक्शन कर रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई अपने जो है पावर वगैरह एक्सीड तो नहीं कर रहे। ठीक है, अपन ने यही देखा कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स हॉरिजॉन्टली बिटवीन दीज थ्री जो है ब्रांचेस में कर दिया गया है। अब जो है यहाँ पे क्या इंश्योर करता है? दैट ईच ब्रांच हैज डिस्टिंक्ट पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, कि इनके पास जो है जुडिशरी के पास एक अलग पावर्स है, एग्जीक्यूटिव जो है अपने वो अलग पावर्स करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस वगैरह रहते हैं, और लेजिस्लेटिव कौन रहते हैं? उनके जनरली अपने लॉ मेकिंग पावर्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन ने देखा था ये जो है 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। अब जो है ये चीज क्या अलाउ करती है? सेपरेशन ऑफ पावर्स ये अलाउ करती है कि लिबर्टी, कोई एक दूसरे की पावर्स में एनक्रोच नहीं करेगा। ये जो है ये वाला ब्रांच जो है इसको डिस्टर्ब अदरवाइज नहीं करेगा जब तक कुछ गलत नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने हिसाब से फंक्शन करेंगे, लेजिस्लेचर अपने हिसाब से करेंगे, कोई किसी का एनक्रोचमेंट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है? इट प्रमोट्स एफिशिएंसी। अगर कोई एक जो है ब्रांच को उसको डेडिकेट कर दिया जाए एक तरह का वर्क, तो उसी तरह का वर्क वो करते आएंगे और इससे क्या होता है? इससे एफिशिएंसी मेंटेन रहती है। ठीक है, दूसरा क्या है? फैसिलिटेट्स एंड एनरिचेस क्या? डेमोक्रेटिक डिस्कशंस जो है एनकरेज करता है। कोई यहाँ पे जो है एक दूसरे की पावर्स में इंटरफेयर या एनक्रोच नहीं करेगा, तो सब अपना अपना काम जो है अपने हिसाब से करेंगे। किसी को किसी चीज का फियर नहीं रहेगा कि कोई हमें किसी से निकाल सकता है। ये सारा अपन ने जो है इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था, सेपरेशन ऑफ पावर्स किस तरह से है ना। एंड पावर्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है फॉर ईच ब्रांच। ठीक है, फिर जो है एक और कॉन्सेप्ट आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिविजन ऑफ पावर। जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, उससे अलग है डिविजन ऑफ पावर। ये दोनों ध्यान रखना, दोनों अलग चीज है। ये वाला जो पार्ट है ये अपना क्या था? ये था सेपरेशन ऑफ पावर्स, है ना, जहां पे जो है हॉरिजॉन्टली जो है अलग अलग ब्रांचेस को रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है डिविजन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पे क्या डिवाइड किया? आपको जैसे पता है कि अपना जो है इंडिया है वो कैसा है? एक फेडरल स्टेट है। तो वहां पे एक तो सेंट्रल पावर्स चलती हैं और एक स्टेट लेवल पे चलती है, राइट। तो डिवीजन ऑफ पावर्स में जो है फेडरलिज्म की बात की, उसमें बोला है कि अपन की जो है पावर्स डिवाइड करती है बिटवीन सेंटर
एंड द स्टेट लेवल, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग चलता है, स्टेट गवर्नमेंट एक अलग चलता है, आपको ध्यान होगा इस तरह के, वो उनके अलग फंक्शन है, इनके अलग फंक्शन है। जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरह की फंक्शंस देखता है, वो देखता है अपने डिफेंस वाले हो गए, ठीक है, कुछ फॉरेन अफेयर्स हो गए, इस तरह के। और स्टेट क्या देखता है, वो अपने जो है जनरल जो डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, इस तरह के स्टेट लेवल पे क्या क्या जरूरत है, उस तरह के फंक्शनिंग को ध्यान में रखता है। तो ये था सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डिवीजन ऑफ पावर्स। अब उनने बोला कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, तो इसमें क्या है, कोर्ट जो है वो ध्यान रखेगी कि एक तो जो है कोई अपना लिमिट जो है एक्सीड नहीं कर रहा है। दूसरा एक और चीज वो ध्यान देखती है कि सेंट्रल और स्टेट को अलग अलग पावर्स दी है, तो कोई जो है एक दूसरे के जो है काम में इंटरफेयर नहीं करे। या अगर जो सेंटर्स के पास जैसे डिफेंस के पावर्स होती है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह उनको बनाना है वो सेंटर बनाएगी। तो यहाँ पे वो ध्यान रखता है, कोर्ट को ध्यान रखना है, एक जुडिशियल रिव्यू करता है कि जो सेंटर की जो लिस्ट दी गई है कि डिफेंसेस वगैरह फॉरेन अफेयर्स इस तरह का सेंटर देखेगी, तो स्टेट उन मैटर्स पे जो है कोई लॉज वगैरह तो नहीं बना रही, कोई एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे के एम्बिट में जो है इनक्रोच नहीं कर रहा। ये सारी चीजें कौन देखती है, कोर्ट ध्यान में रखती है और जुडिशियल रिव्यू करती है। कहीं पे अगर किसी चीज का जुडिशियल रिव्यू होता है और उनको पता चलता है कि किसी भी जन ने पावर एक्सीड कर दी है, ठीक है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उसमें कोई पावर एक्सीड कर दी है, या तो कोई जो है यहाँ पे एनक्रोचमेंट हो गया है, तो इस तरह की चीज में जो कोर्ट है ना, वो कोर्ट बोलेगी कि इस तरह का पावर को क्या कर देगी, नलिफाई कर देगी। ठीक है, वो बोलेगी नल एंड वॉइड जो है उसको डिक्लेयर कर देगी कि अब इसका जो है इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता, क्योंकि भाई आपने जो है अपनी पावर एक्सीड कर दी है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है अपन जुडिशियल रिव्यू का स्कोप इन इंडिया देखते हैं। तो इसमें कौन से जो कोर्ट्स हैं जनरली जो जुडिशियल रिव्यू करते हैं, वो है अपना सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है उनके पास पावर्स है। अब वो जो है ये कुछ जो चीजें दी हैं इनके अकॉर्डिंग है, ध्यान रखते हैं ये जो डॉक्ट्रिन्स है ये अप्लाई करके ध्यान रखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू प्रॉपरली सब जगह करते हैं, ये सारी डॉक्ट्रिन्स लगा के कि सब जगह ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, सारे जो लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है वो सही से चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जनरली जो इश्यूज अपने आए हैं जिस पे जुडिशियल रिव्यू किया गया है, वो ये तीन कुछ मैटर्स हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहां पे भी लगा कि फंडामेंटल राइट्स आपका इन्फ्रिंज हुआ है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो है वहां पे जुडिशियल रिव्यू लिया है। कुछ ऐसे मैटर्स जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में अलग कर दिया है, अभी अपन ने देखा एक सेंट्रल और स्टेट्स जो है उनको अलग अलग पावर्स दे दिए डिवीजन ऑफ पावर्स ने, तो यहाँ पे कोई जो है किसी की उसमें इंक्रोच ना करे। तीसरा क्या है, फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस, जहां पे उनको लगता है कि फेयरनेस नहीं हुआ था इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस में, तो फिर वहां पे भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। और इन सारे केस में अगर जुडिशियल रिव्यू लगता है, उनको लगता है कि ये सारे जो है फंडामेंटल राइट जो है उसका कुछ इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, या यहाँ पे जो है इंक्रोचमेंट हुआ है, या फेयरनेस नहीं हुई है किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन में, तो वो क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर एक्शन को या वो उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव पावर को जो भी है वहां पे जो भी ली गई है वो लॉ को नलिफाई कर देंगे। अब जो आता है जुडिशियल रिव्यू अपने जो है जनरली चार चीजों में चलता है। एक हो गया इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो अपन ने देखा था फंडामेंटल राइट्स, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। एक आता है सेंटर और स्टेट रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, जो अपन ने देखा कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म है दोनों उसमें। ठीक है, तो वो वाली चीज। और तीसरा क्या है, फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस, अपन ने देखा अगर एग्जीक्यूटिव एक्शंस में फेयरनेस नहीं की गई है, ये सारी डॉक्ट्रिन वहां पे लगेगी और फिर देखा जाएगा कि फेयरनेस है कि नहीं, और अगर नहीं होती है तो वो पर्टिकुलर एक्शन को नलिफाई कर दिया जाएगा। एंड लास्ट जो है यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो ये सारी चीजें जो है देखते हैं अपन इंडिविजुअली। अब सबसे पहले आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स। ठीक है, तो अपने पास जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो 3 है, एक वहां पे एक सेक्शन है पार्ट 3, वहां पे क्या दिया गया है, वहां पे दिया गया है अपने फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं जिसमें बोला गया कि इनको इन्फ्रिंज तो कर ही नहीं सकते। अगर कहीं पे भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है ना, तो वहां पे किसके पास पावर्स रहती है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जो है ये जो आर्टिकल्स दिए हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो जनरली क्या होता है कि आप इंफीरियर या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के पास जाते हो। बट अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को। इतना इंपॉर्टेंट होता है अपना फंडामेंटल राइट, राइट।
यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 32 एंड 226 में देयर इज अ राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे एंड हाई कोर्ट। ऑल राइट, अब जो है इसमें एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल जो है 13(2), वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉज। ठीक है, कैसे लॉज वो नहीं बनाएंगे, जो कि होंगे इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपनी फंडामेंटल राइट्स को जो है ना दे टेक अवे द राइट्स, ऐसे केस में जो है ऐसे लॉज नहीं बनाए जाएंगे। बेसिकली क्या है इसमें कि स्टेट जो है उनको मना किया गया है कि आप ऐसे कोई लॉज मत बनाओ जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या टेक अवे कर दे, या दे अब्रेज योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, इन्होंने बोला कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉज नहीं बनाएगा जो अपने फंडामेंटल राइट्स दिए है ना पार्ट 3 में, वो चीज आपसे छीन ली जाए फंडामेंटल राइट्स, या उसमें कुछ जो है चेंज कर दिया जाए जो आपके जो फेवर में ना हो, इस तरह की कुछ भी चीज जो है नहीं किया जाएगा, ये बोला गया है आर्टिकल 13(2) में। और इस वजह से क्योंकि अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, और इस पे अगर इस तरह का कोई लॉ बनाता है स्टेट, तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू रख सकता है। अगर कहीं पे भी आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है ऐसा कुछ लॉ बना के, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है कोर्ट लेगी, और जो है आपको वो लॉ को नलिफाई कर दिया जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर जो है B.R. अम्बेडकर जी, जो कि जो अपने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये चीज जो है हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो अपन ने देखा कि अगर अपना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स अपन को दिए हैं, ठीक है, आर्टिकल 13(2) में क्या बोला, आर्टिकल 13(2) में बोला कि कोई भी स्टेट जो है ऐसे लॉज नहीं बनाएगा जो अपनी फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं वो उसको टेक अवे कर ले या ब्रिज कर दे। और ऐसा कुछ होता है तो आप जो है आर्टिकल 32 या 226 में जो है 32 जो या 226 जो है वहां पे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करो और डायरेक्टली और बोलो कि मेरा फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे इन्फ्रिंज हुआ है, और वो क्या करेंगे, वो इस चीज का जुडिशियल रिव्यू करेंगे, और जुडिशियल रिव्यू लेके जो है इस पर्टिकुलर जो ऐसा लॉ बनाया गया है जो कॉन्ट्ररी है, तो वो क्या कर देंगे, उसको नलिफाई कर देंगे। ठीक है, ये समझ आया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास और क्या पावर्स है, वो किस तरह से नलिफाई कर सकते हैं, वो कुछ ऑर्डर्स दे सकते हैं, कुछ डायरेक्शंस इशू करा सकते हैं, कुछ रिट्स इशू करा सकते हैं। रिट्स क्या होता है, अपन ने पिछले उसमें भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर्स होती है रिट्स। यहाँ पे एक और बात देख लेते हैं। रिट्स बेसिकली ये 5 तरह की जो है रिट्स होती है, इसमें आपका फंडामेंटल राइट कुछ इन्फ्रिंज होता है तो ये आपको रिट्स लगाया जा सकता है, जैसे कि हेबिस कॉर्पस। पहले अगर आपको कोई अनलॉफुली डिटेन कर ले, कैसे कर ले, अनलॉफुली अगर कोई आपको डिटेन कर देता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको बुलवा लेगा। ठीक है, तब क्या किया जाता है, हेबिस कॉर्पस। मैंडेमस क्या है, मैंडेमस में है कोई पब्लिक अथॉरिटी है, अपना फंक्शन नहीं कर रहा है ढंग से, ठीक है, उसका जो भी ड्यूटी है वो ढंग से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बोल सकती है, उसको एक रिट लगा के बोल सकती है कि आप, रिट ऑफ मैंडेमस लगा के बोल सकती है कि आप जो है अपनी ड्यूटी ढंग से निभाओ। फिर क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में जो सब जो हायर कोर्ट्स रहते हैं ना, ठीक है, जो हायर कोर्ट्स रहेंगे, हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स नहीं, जो ऊपर वाले कोर्ट्स है, वो क्या है, वो इंफीरियर कोर्ट जो है उनको बोल सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे अपनी प्रोसीडिंग रोक दो। क्यों रोक देते हैं वो ऐसे में, वो बोलते हैं कि आप जो है अपना जूरिसडिक्शन एक्सीड कर रहे हो, अपने पावर एक्सीड कर रहे हो, और इन केसेस में उनको रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, को वारंटो। को वारंटो क्या होता है, को वारंटो में बेसिकली पूछा जाता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, अगर कोई इंसान है, ठीक है, अगर कोई इंसान है जो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखा है बिना अथॉरिटी के, तो उससे पूछा जा सकता है कि आप किस अथॉरिटी से हो, और अगर आपकी उनकी अथॉरिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाते तो उनको जो है वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज किया जाता है बाय को वारंटो। सर्जरी क्या है, सर्जरी में बेसिकली आपके कोई भी ऑर्डर्स वगैरह अगर कुछ निकाले जाते हैं तो उसको क्वैश किया जा सकता है। अगर कोई भी जो है इंफीरियर कोर्ट ने या सबॉर्डिनेट कोर्ट ने कोई ऑर्डर्स दिए हैं कुछ तरह के दिए,
तो उनके जो अपर कोर्ट जो है ना, ऊपर वाली कोर्ट जो है, वो उनको उनके ऑर्डर्स को चेक करके देख के उसका जुडिशियल रिव्यू करके क्या कर सकते हैं, उसको क्वैश कर सकते हैं, मतलब उसको नलिफाई कर सकते हैं कि ये जो है आपने अथॉरिटी में नहीं दिया है, अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड करते हुए किया है, पावर एक्सीड करते हुए किया है, तो वहां पे वो क्वैश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी चार, सॉरी, पांच जो है रिट्स लगाई जा सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्या है अपने, इसी केस में जो इंडिविजुअल और जो ग्रुप राइट जो है वहां पे उसकी बात होती है। तो पहले जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडर्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। डॉक्टर्स ऑफ लोकस स्टैंडर्ड बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल ए जो है, उनका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो ए जो भी उनका राइट इन्फ्रिंज करता है तो उसके साथ जो है केस करेगा। जनरली आप देखते हो ए वर्सेस बी वाला इस तरह का केस आता है, तो जिनने भी उनका राइट इन्फ्रिंज किया है, किसी स्टेट ने भी किया है, तो वहां पे स्टेट आ जाएगा, तो इस तरह के वो राइट जो है इन्फ्रिंज करेगा, उन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पे जिसका राइट इन्फ्रिंज होता है, बोला जाता है कि उसी के पास राइट है टू अप्रोच द कोर्ट, और उसी को सुना जाएगा। ठीक है, उसी के पास राइट है टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, एंड उसी का राइट है टू बी हर्ड, वो अपने जो है बताएगा कि मेरे राइट जो है इन्फ्रिंज हुए हैं। बट जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट से जो है ये वाला एम्बिटर थोड़ा बढ़ा दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडर्ड का। क्या बढ़ा दिया है उसके बाद से, अब देखो आप जैसे देखते हो कि कुछ एनजीओ वगैरह होती है इस तरह की चीजें, वो क्या है रिप्रेजेंटेटिव वे में क्या है कोई केस लेके आती है, सुना होगा। तो वो कैसे कर रहे हैं ये, क्योंकि इसके साथ जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है कॉन्सेप्ट लेके आया गया, उसका जो है इस लोकल स्टैंडर्ड का एम्बिट बढ़ा दिया गया। उनने बोला कि आप जो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, अगर बहुत सारे लोगों की एक ही कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक जन कोई उन सारी लोगों को जो है रिप्रेजेंट करते हुए क्या कर सकता है, एक केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्या बोला गया, इसको बोला गया पीआईएल, पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसी तरह से क्या है सोशल एक्शन लिटिगेशन, तो जुडिशियल रिव्यू में इसका एम्बिट बढ़ा दिया गया। तो पहला केस समझ आया कि कब जुडिशियल रिव्यू लेगी और कौन सी कोर्ट्स लेगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ले सकती है, जब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्रिंज होता है, और या कोई इस तरह के कोई स्टेट लॉ बना देता है, तब वो लिया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू, और उस तरह के लॉ को फिर क्या बोल देंगे, उसको नलिफाई कर देगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस में जुडिशियल रिव्यू लिया जाता है। आर्टिकल जो 256 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो सेंट्रल है और जो स्टेट है, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है कहाँ पे, लॉज बनाने की, किस केसेस में। उन्होंने ना तीन लिस्ट में बांट दिया है, एक जो है यूनियन लिस्ट, एक जो है स्टेट लिस्ट, और एक जो है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये जो है ये तीन लिस्ट में उनने बांट दिया कि हमने ना सारे पावर जो है, तो सेंट्रल को उनने बोला जो सेंट्रल है उनके पास एक्सक्लूसिव पावर होगी, मतलब कौन, पार्लियामेंट जो है उनके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कोई भी यूनियन रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं ना, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गए, डिफेंस वगैरह चीज हो गया, इस तरह की चीजों में मैटर्स जो है, इस लिस्ट में बहुत सारी जो है मैटर्स बताएं कि उस तरह के जो मैटर्स होंगे जो कि ऐसा लगता है कि नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस पे है इस तरह का, तो वो किसको पावर दी गई है कि उस मैटर्स पे लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, सिमिलरली एक स्टेट लिस्ट बनाई है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर जो है उस तरह की चीजों, उस तरह के मैटर्स में जो है स्टेट बनाती है। अब फिर उन्होंने बोला कि कुछ जो है कॉमन चीजें भी है जो सेंट्रल में भी होनी चाहिए, लेवल पे होनी चाहिए, और स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए, और दोनों के पास पावर्स है कि सेंट्रल या स्टेट दोनों में से कोई भी उस तरह के लॉज जो है बना सकता है। तो वो कौन सा जो कॉमन लिस्ट बनाई गई है वो कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें कौन है, जो अपना पार्लियामेंट है वो भी, या स्टेट लेजिस्लेचर है, दोनों जो है यहाँ पे अपना लॉज बना सकते हैं। तो इस केस में बोला गया यहाँ पे सारे जो है डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, डिवीजन ऑफ पावर्स तो उन्होंने कर दिया है। अब क्या होता है, अब कोई जो है फॉर एग्जांपल स्टेट जो है, मैंने जैसे बताया कि सेंट्रल जो पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट में उन पे क्या दिया है कि डिफेंस तरह की चीजों पे वो लॉ बनाएगी। अब कोई स्टेट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ एमपी है, ठीक है, पंजाब है, कोई भी है, तो वो क्या करते हैं, वो एक कोई लॉ लेके आते हैं डिफेंस के मैटर पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप जो है फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस इस तरह के मैटर्स जो यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं उस पे जो है कोई स्टेट लेजिस्लेटर जो है नहीं बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे
गवर्नमेंट जो है, पंजाब की गवर्नमेंट या एमपी की गवर्नमेंट अगर इधर पे बना देती है तो उस चीज को फिर नलिफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनने बोला एक तो हमने डिवीजन ऑफ पावर्स कर दिया है, सेंट्रल को अलग दे दिया है, स्टेट को अलग दे दिया है, और एक बीच में भी रखा है कि आप जो है दोनों इस मैटर्स में बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। तो ऐसे केस में अगर इनके पास पावर नहीं है और जहां पे एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट की और कोई स्टेट लेजिस्लेटर उसका जो है लॉ बनाता है, तो उस चीज को नलिफाई कर दिया जाएगा। पूरा वो एक्ट इस तरह का अगर कुछ होता है और पास हो जाता है तो उसको पूरा क्या कर दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा। ठीक है? तो इस चीज का जो है जुडिशियल रिव्यू करेगा कौन? कोर्ट्स देखेंगे कि किसके पास पावर थी, किसने इन्फ्रिंज किया। ठीक है? ये वाली चीजें जो है सेंटर एंड स्टेट रिलेशन जो है वो मेंटेन करता है जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्या है? फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो भी देखता है जुडिशियल रिव्यू की, सब जगह जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है फेयरनेस से किया गया है कि नहीं। अब इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट है, ये ऑडियो नहीं है, ये ऑडी है। ठीक है? इसमें क्या है? ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब क्या है? लिसन टू द अदर साइड। जैसे एक कोई इंसान है, ठीक है, ए है, इनका जो है कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, ये जाते हैं कोर्ट में। ठीक है? और किसके अगेंस्ट ये अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगेंस्ट बी जो है ये कोई केस फाइल करते हैं, यहाँ पे इनने बोला कि क्या ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम है, मतलब लिस्टिंग टू द अदर साइड। ए का जो है कोर्ट केस तो सुनेगी, ए केस लेके आ रहा है तो पूरा केस सुनेगी कि क्या दिक्कत हो गई, क्या वहां उनका राइट इन्फ्रिंज हो गया। अब इस केस में जो है उन्होंने बोला कि फेयरनेस मेंटेन करने के लिए दोनों पार्टी को सुनना जरूरी है। एक पार्टी तो बोल रही है उनके साथ इन्फ्रिंज हुआ है, दूसरी पार्टी क्या बोलने चाह रही है कि क्यों इन्फ्रिंज हुआ या इन्फ्रिंज हुआ है भी ये नहीं, सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा। इस तरह की चीजें तो दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी है। तो यहाँ पे यही बोला है कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम में कि लिसन टू द अदर साइड, आप जो है ये दूसरा इंसान जो है जिसके अगेंस्ट केस लाया गया है तो उसको भी सुनो। ठीक है? वो क्या अपने पॉइंट्स रखना चाह रहा है, वो क्या डिफेंस रखना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो मेरे पे कुछ झूठी चीजें लगा रहा है, इस तरह की सारी चीजें दोनों पार्टीज को आप सुनो। ठीक है? तो तभी फेयरनेस जो है मेंटेन रहेगी। अब इसमें एक केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो है जो ये मेनका गांधी होती हैं, ये कहीं बाहर जाती है, उनका जो है पासपोर्ट वहां से जब्त कर लिया जाता है। ठीक है? इनको दिया नहीं जाता है, वहां पे जो है उसी स्टेट में रुक जाती है, और इनको जो है चांस भी नहीं दिया गया अपनी जो है बात रखने का। जो है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम लिसन टू द अदर साइड जो है वो उनका सुना ही नहीं गया। ठीक है? तो इन्होंने फिर बाद में क्या केस वगैरह किया और इनका पोस्ट डिसीजन, एक जो है डिसीजन आ गया था, बिना जो है एक ही साइड की पार्टी को सुन के इनके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया था। तो यहाँ पे पोस्ट डिसीजन जो है इनकी हियरिंग हुई बाद में। तो यही बोला गया कि चांस ऑफ हियरिंग जो है कोर्ट ने बाद में बोला कि इट कैन नॉट बी डी बार्ड कंप्लीटली, आप जो है पूरा तरह से डी बार नहीं कर सकते कि सामने वाले को सुनो ही नहीं। ठीक है? इस वजह से यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू लिया गया था। कि क्या जुडिशियल रिव्यू लिया गया था? कि यहाँ पे फेयरनेस नहीं हुई है। ठीक है? यहाँ पे फेयरनेस नहीं हुई है, सामने वाले को इंसान को सुना ही नहीं है आपने। ठीक है? तो एक ये कॉन्सेप्ट आता है। दूसरे इसमें कुछ जो है डॉक्ट्रिन्स लगती है फेयरनेस देखने के लिए कि फेयरनेस हो रही है कि नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में। वो क्या डॉक्ट्रिन है? जैसे कि एक तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो होना जरूरी है तभी फेयरनेस है। रीजनेबलनेस होनी चाहिए, प्रपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है? तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये डॉक्ट्रिन्स वहां पे होनी चाहिए। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? उन्होंने बोला कि अगर जो है एक कोर्ट है, आपने दोनों पार्टीज को सुन लिया, यहाँ पे डिसीजन ले लिया, तो उन्होंने बोला कि जब डिसीजन लो तो आपका क्या बेस है, क्या रीजंस दे रहे हो वो डिसीजन लेने का, वो आपको मेंशन करना जरूरी है। किसको? कोर्ट को। ठीक है? तभी उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है फॉलो होगा। इधर पे लिखा है डिस्क्लोजर ऑफ रीजंस, सॉरी, यहाँ पे लिखा है डिस्क्लोजर ऑफ रीजंस जो है इन सपोर्ट ऑफ द ऑर्डर और डिसीजन, आपके ऑर्डर और डिसीजन की सपोर्ट में जो भी आप रीजंस है, इट शुड बी डिलीवर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। आपको जो है यहाँ पे डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है। तो लोगों के पास क्या है? राइट टू प्रोवाइड रीजंस इन एन इज एन इनहेरेंट पार्ट जो है ऑफ जस्टिस डिलीवरी है। ठीक है? कि आपको जो है आप जो भी डिसीजन ले रहे हो आप लो, पर साथ में रीजंस मेंशन करो कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है कोर्ट्स ने। अगर इस तरह के वो रीजंस नहीं बताते हैं तो यहाँ पे अगेन फेयरनेस नहीं होगा, अनफेयरनेस हो जाएगा और इस चीज का जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। ठीक है?
अब नेक्स्ट क्या है, रीजनेबलनेस। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस क्या है कि आप जो है हर पर्टिकुलर केस को इंडिविजुअली देखो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक कॉन्ट्रैक्ट का केस है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के केस में पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व है, अगर कोई इंडिविजुअल प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है तो उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होगा, राइट। और अगर कोई स्टेट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उनका कैसा अपन को देखा जाना चाहिए, उनके पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें चल रही है कि नहीं, इस तरह की चीजें इंटरेस्ट देखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्टेट जनरली कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाएगी, किसी पब्लिक इंटरेस्ट में बनाती है या पब्लिक गुड के लिए बनाती है। और कोई इंडिविजुअल है या कोई प्राइवेट पर्सन है तो वो जनरली कैसे बनाता है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बनाता है ना। तो इसलिए बोला गया कि एक रीजनेबल मेंटेन करना है। आप जो कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू जब भी ले रहे हो, आप देख रहे हो, तो आपको देखना है कि अगर कोई स्टेट इन्वॉल्व है तो उसके हिसाब से देखो कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व था, यहाँ पे ये नेसेसरी था, चीजें वैसे देखो। और कभी इंडिविजुअल के हिसाब से देख रहे हो तो उसका पर्सनल राइट था कि नहीं, इस हिसाब से देखो, तब अपन को पब्लिक इंटरेस्ट नहीं देखना है। तो उन्होंने बोला कि हर एक केस में आपको थोड़ा रीजनेबलनेस देखना है कि उस केस के अकॉर्डिंग चीजें सही है कि नहीं। ठीक है, एक स्ट्रेट जो है, आप एक स्ट्रिंजेंट रूल जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, आपको रीजनेबलनेस मेंटेन करके रखनी है केस टू केस। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है प्रपोर्शनैलिटी। प्रपोर्शनैलिटी क्या है, प्रपोर्शनैलिटी में बोला कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक इंसान है, उसको जो है वो गिल्टी प्रूफ हो गया है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर के लिए गिल्टी प्रूफ हो गया है, तो उसमें बोला कि आप जो है उसको अकॉर्डिंगली जो है पनिशमेंट दो। ठीक है, इसमें एक और चीज जैसे अपन देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई जो है इंसान थेफ्ट के लिए पनिश हुआ है और एक जन जो है मर्डर के लिए पनिश हुआ है। तो यहाँ पे जो मर्डर वाला केस है, इसमें कहा है डेथ पेनाल्टी तक की भी पनिशमेंट है। ठीक है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, लाइफ पूरे लाइफ भर आपको जेल में रखा जा सकता है। तो इस तरह की पनिशमेंट दी है। थेफ्ट में क्या बोला है कि फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स की पनिशमेंट है, 7 इयर्स, कैसे अलग अलग चीजें हैं अलग अलग केसेस में। तो उनने बोला कि अगर आप किसी इंसान को पनिश कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई थेफ्ट किसी ने किया है, तो आप उसको सीधे जो है डेथ पेनाल्टी मत दे दो। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक प्रोपोर्शनैलिटी रखो, जिस तरह का उसने जो है क्राइम किया है या जिस तरह का उसका पनिशमेंट लगता है, सिर्फ क्राइम की बात नहीं है, कोई सिविल सूट भी है, तो जिस तरह का जो है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या कुछ सेंटेंस मिलनी चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए किस चीज से जिसके लिए वो गिल्टी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने थेफ्ट किया है और आप उसको डेथ पेनाल्टी दे दो, इस तरह की चीज जो है नहीं होनी चाहिए। एक प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन होनी चाहिए, अदरवाइज अगेन फेयरनेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्रिंसिपल्स है और ये सारे जो है फॉलो होने चाहिए, तभी जो है फेयरनेस माना जाता है किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन वगैरह में। अब जो है बेसिक स्ट्रक्चर अपन को देखना है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो आर्टिकल 368 है ना, उसमें एक पावर दी है, क्या, पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको भी अमेंड किया जा सकता है, अमेंड यानी उसमें चेंजेस ला सकते हैं। कैसे किए जाएंगे और कौन करेगा, यहाँ पे इसमें जो है एडिशन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं। ठीक है, कि कुछ चेंज कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, या कुछ चीज जो है रिपील कर सकते, कुछ चीज अपन ने हटा दी। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपन अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें कौन अथॉरिटी है जो अमेंड करता है, उन्होंने बोला पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ला सकती है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक अपना सुप्रीम लॉ है और उसमें यहाँ पे पावर किसको रहती है, जनरली लॉ मेकिंग पावर की पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर वाला जो पार्ट रहता है उनके पास रहती है पावर। तो यहाँ पे जो ज्यादा ऊपर अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट। तो उन्होंने बोला पार्लियामेंट के पास जो है पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ला सकती है। चलो, पावर दे दी। अब जो है अपन ने आर्टिकल 13(2) में अभी पीछे पढ़ा था कि स्टेट जो है कोई भी ऐसा लॉ नहीं लाएगी जिसके वजह से कोई भी फंडामेंटल पावर जो है, फंडामेंटल राइट जो है वो ले लिया जाए, वो छीन लिया जाए। ठीक है, इस तरह की चीज कोई नहीं बनाएगी। और इस तरह के अगर लॉ बनते हैं तो उसको वॉइड बोल दिया जाएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट बनते हैं तो उसको वॉइड बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो दो आर्टिकल्स अपने समझे कि एक जन को पावर दी है, एक जन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि इस तरह का नहीं बनाना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है आप ले लो, इस तरह के अमेंडमेंट्स मत लेके आओ। ये जो दो है ये पावर देख ली। अब जो है यहाँ पे एक 24 जो है अमेंडमेंट आया
क्यों लाना पड़ा? क्योंकि ये जो पावर्स दी थी ना, यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट चलता रह रहा था, एक जो है अजीब सा टेंशन था, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह जो है वो बोलती थी कि हमारे पास जो है एब्सोल्यूट पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बट आर्टिकल 13 क्या बोलता था, आप सारी चेंजेस नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है फंडामेंटल राइट्स वगैरह नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस चीज को जो है, इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए एक 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लेके आए। उसमें क्या बोला, उसमें जो है अनलिमिटेड पावर्स दे दी, किसको? पार्लियामेंट को। उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के पास जो है अनलिमिटेड पावर्स है, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जबकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का जो है अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो अलाउड नहीं था। बट एक अमेंडमेंट लेके आया, उसमें बोल दिया कि अब जो है पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स है कि आप जो है कुछ भी चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। अब इस चीज पे भी वापस डिस्प्यूट उठ रहा था कि फिर आर्टिकल 13 तो यहाँ पे बोलता है कि आपके पास नहीं है, तो ये क्या अमेंडमेंट लेके आया? तो उसके वजह से जो है एक केस आया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या बोला गया, इसमें जो है एक इंट्रोड्यूस किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? उन्होंने बोला कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मत हिलाना। ठीक है, आप कुछ भी अमेंडमेंट करो पर वो चेंज नहीं करना, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, ये बोला केशवानंदा भारती ने। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि अपने डेमोक्रेसी हो गई, सेक्युलरिज्म हो गया, और क्या हो गया, अपना फेडरलिज्म हो गया। इस तरह की चीजें अपने बताया है कि अपनी एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने स्टेट का। तो उन्होंने बोला कि इस तरह की चीजें जो है आप नहीं हटा सकते। तो इसने क्या बोल दिया, इट इनवैलिडेट्स अमेंडमेंट्स दैट डिस्ट्रॉय और हार्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि आप लॉज बनाइए, आप सब कुछ बनाइए, पर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ लॉज जो है, जो राइट्स दिए हैं, जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है या जो फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करता है, इस तरह की चीजें जो हैं आप नहीं हटाओगे, इस तरह का अमेंडमेंट नहीं लेके आओगे जो अपने जो है इन राइट्स को इन्फ्रिंज करे, जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करे या किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो लास्ट जो है डिसीजन ये आया था, तो वो आप अमेंडमेंट कर सकते हो, पार्लियामेंट के पास पावर है, पर वो जो है अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकती है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं ला सकती। अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया था। ठीक है, और इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो अगेन क्या लिया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे लिया जा सकता है, और उससे जो अपना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो आपके लॉ को क्या कर सकती है, नलिफाई या वॉइड कर सकती है। ठीक है, तो ये जो थे ये जुडिशियल रिव्यू था। अपन ने देखा कि जनरली जो है ये चार चीजों में जुडिशियल रिव्यू लिया जाता है, जब भी यहाँ पे कुछ इन्फ्रिंजमेंट होता है, कुछ एनक्रोचमेंट होता है। ठीक है, इस तरह की चीजों में जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। और कौन लेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेती है आपके कोर्ट्स वगैरह, वो है जो है आपके लॉज वगैरह को एग्जामिन करेंगी ढंग से कि आपने जो ये लॉज बनाए हैं या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लिया है वो सही लिया है कि नहीं, आपके पावर को एक्सीड करते हुए तो नहीं लिया, और या कुछ जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज करते हुए तो नहीं लिया किसी राइट को। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो वो उस लॉ को या उस एक्शन को नलिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्यों है ये, कि एक चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखने के लिए कि यहाँ पे जो है कोई जो है सबको अपनी अपनी पावर्स डिवाइड कर दी है, सब अपने प्रॉपरली वर्क करे, सबको फंडामेंटल राइट्स दी हैं सारे सिटीजन्स को, तो उनकी इन्फ्रिंज ना हो। ये सारी जो चीजें हैं चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए क्या है जुडिशियल रिव्यू को लाया गया। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।